Hi learners, welcome to Pathway Classes. This side Priyanka and today's topic is of practice questions on labor welfare and this is a part 10. So we have completed till part 9 and whatever I am providing questions to you guys on labor welfare all are very important because I have taken all these questions from different sources. So that's why I'm continuously saying that all the questions are very important for your exam point of view. ठीक है. सो जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको कंप्लीट कराए हैं लेबर वेलफेयर में वो भी इम्पॉर्टेंट हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. एंड मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर लिए प्लेलिस्ट, सो यू कैन गो एंड वॉच ऑल माई वीडियोज़ इफ़ यू हैव नॉट सीन माई वीडियोज़ येट, सो यू कैन गो एंड वॉच माई ऑल द वीडियोज़ देयर ओनली, राइट. So our first question of this session is HRM is associated with the management of. So HRM किस management से associated है? General people, financial resources, organizational people या फिर community members. So the correct answer is C, that is organizational people. HRM का define क्या है? HRM को हम डिफ़ाइन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से. सो जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है, प्रॉपरली यूज़ किया जाएगा लेबर्स का, तो वही है HRM. सो उसको हम मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पीपल के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द इंक्लूडेड इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो इंक्लूड नहीं है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में? ओरिएंटेशन, करियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एजुकेशन या फिर रिक्रूटमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं होता है. एंड जैसे हम बोल सकते हैं ओरिएंटेशन भी होगा, डेवलपमेंट भी होता है एंड एजुकेशन भी दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में होता है. ठीक है. सो सबसे पहले हम रिक्रूट करते हैं, फिर सिलेक्शन प्रोसेस होता है एंड देन हमारा होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है. सो आई होप ये आपको क्लियर है. Next question is 118. Staffing is a process of hiring qualified employees at a right place and at a right time to achieve. So staffing एक ऐसा process है जहाँ पे qualified employees को hire किया जाता है different places से और एक particular place में और एक particular time के accordingly staffing process use होता है. Means कि हम hire करते हैं employees को. सो ये कौन से गोल्स को अचीव करता है? टारगेटेड सेल्स गोल्स, इंडिविजुअल करियर गोल्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अट्रैक्टिव सैलरीज, फ्रिंज बेनिफिट्स, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द एम्प्लॉयज़. सो ऑर्गेनाइजेशन क्यों अट्रैक्टिव सैलरीज देती हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स देती हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ रिटेन रह सकें और हम बोल सकते हैं कि उनका वैल्यूएबल इफ़ेक्ट है वो रिटेन रह सके. ठीक है. सो फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है? फ्रिंज बेनिफिट्स तो सैलरी से अदर देन होता है या फिर हम बोल सकते हैं वेजेस से अदर देन होता है. जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंसेस हो गया, HRA फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशनल असिस्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? ये फ्रिंज बेनिफिट्स हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ टू रिटेन वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है. रिटेन रहने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का जो रिटेंशन रेट है वो इंक्रीज़ हो, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्टिव सैलरीज, फ्रिंज बेनिफिट्स, उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसिमिनेटर. सो डिसिमिनेटर का जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है वो आपको बताना है. ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं इसके अकॉर्डिंगली. ठीक है. अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जो डिसिमिनेटर है ये रोल ऑफ मैनेजर के अंदर आता है एंड रोल ऑफ मैनेजर में हमने पढ़ा था इंटरपर्सनल रोल होता है, इंफॉर्मेशनल होता है एंड डिसीजनल रोल्स होते हैं. तो 3 रोल्स होते हैं एंड ये जो डिसिमिनेटर है ये हमारा इंफॉर्मेशनल में आता है. ठीक है. इंफॉर्मेशनल में आता है. अगर ये आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ये नोट डाउन कर लेना कि जो हमारा डिसिमिनेटर रोल है वो इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर आता है एंड पर्टिकुलर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. सो दीज आर योर ऑप्शंस. सो जस्ट रीड ऑल द ऑप्शंस थॉरली एंड आफ्टर दैट ट्राई टू गिव मी द राइट आंसर. ओके. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स. जो डिसिमिनेटर का रोल है, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाए अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो ऑर्गेनाइजेशन की और जितने भी मेंबर्स हैं वो गोल को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट परफॉर्म करें.
Next question is, which one of the following test is used to measure a candidate knowledge regarding job duties or he or she supposed to perform in a particular job position. So एक particular जो test है जो candidates की knowledge को measure करता है वो कौन सा test है? work knowledge test, trade knowledge test, job knowledge test या फिर position knowledge test. So the correct answer is job knowledge test. ठीक है. Next question is, the detailed or thoroughly study regarding jobs within an organization is termed as. So जहाँ पे एक पर्टिकुलर डिटेल्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या रोल्स हैं, क्या फिज़िकल एबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो सारा कुछ इसमें आता है. ठीक है, जॉब एनालिसिस के अंदर आता है. सो द करेक्ट आंसर इज़ जॉब एनालिसिस. एंड जॉब एनालिसिस को भी सब डिवाइड किया गया है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड्स द नंबर ऑफ रिलेटेड टास्क इन अ जॉब. जहाँ पे टास्क का एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन होता है बेसिकली, वो कौन सा प्रोसेस है? जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनलार्जमेंट या फिर जॉब एनालिसिस. सो द करेक्ट आंसर इज जॉब एनलार्जमेंट. एनलार्जमेंट में यही होता है कि जो भी टास्क है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वही एक्सपेंड होती हैं, ना कि सैलरीज या फिर वेजेस इम्प्रूव होते हैं. ठीक है, वो सेम ही रहते हैं, सिर्फ टास्क डेवलप हो जाता है, टास्क एक्सपेंड हो जाता है. एंड एक जॉब एनरिचमेंट एक ऐसा टर्म है जहाँ पे जो टास्क हैं वो भी एक्सपेंड होते हैं एंड सैलरीज या फिर वेजेस भी इम्प्रूव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ आयरन लॉ ऑफ वेज. आयरन लॉ ऑफ वेज किसे कहा जाता है, कौन से थ्योरी को कहा जाता है? बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सब्सिस्टेंस वेज फंड या फिर रेसिडुअल क्लेममेंट थ्योरी. सो द करेक्ट आंसर इज सब्सिस्टेंस थ्योरी. सब्सिस्टेंस थ्योरी ये किसने दिया है? डेविड रिकार्डो ने दिया है. ठीक है, एंड बेसिकली इसमें यही बोला गया है कि जो भी लेबर हैं उनको, उनकी इम्पोर्टेंस को समझा जाए और जितनी भी सैलरी है, जितने भी वेजेस हैं बेसिकली, वो सब्सिस्टेंस से कम नहीं होने चाहिए, सब्सिस्टेंस से ज़्यादा होने चाहिए. दैट मीन्स उनकी जो भी बेसिक नीड्स हैं, जैसे उनका रहने के लिए, खाने के लिए, ये सारा कुछ, क्लोथिंग और फूड, शेल्टर, ये सारा कुछ उनको प्रोवाइड होना चाहिए. बेसिक नेसेसिटीज़ जो है उनकी वो फुलफ़िल होनी इम्पॉर्टेंट है. सो सब्सिस्टेंस से कम लेवल का वेजेस नहीं देना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलफेयर इम्प्लाइज वेलफेयर ऑफ मैन, हिज फैमिलीज एंड हिज कम्युनिटी. सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन से वेलफेयर को एक्सप्लेन करता है? टोटल कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, सोशल या फिर रिलेटिव. सो द करेक्ट आंसर इज सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर में यही बोला गया है कि एक पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, उनकी जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ है उनको तो डिफाइन करना ही करना है, एंड उनकी फैमिलीज़ के भी जितने भी, जैसे एजुकेशनल, उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, फूड दिया जाए, मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो सारी फुलफ़िल होनी चाहिए, सो दैट उनकी वर्किंग कंडीशन भी इम्प्रूव हो. ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सारे क्वेश्चंस. एंड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय, टेक केयर.